Hello everyone, my name is Mohak Raithani. I am JRF qualified with All India rank 62 and 99.91 percentile. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका प्री इंडिपेंडेंस कमीशन जो कि आपकी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी जान चुके हैं, मैं JRF क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स से विद ऑल इंडिया रैंक 62। एंड इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा हमारा सेशन स्टार्ट करने से पहले कि आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप अभी आए हो तो वीडियो पूरी ही देख के जाइएगा, नहीं तो आप अपना एक से दो क्वेश्चन लूज कर सकते हो। क्यों? बताता हूँ क्यों। क्योंकि हायर एजुकेशन में कमीशन उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और एक क्वेश्चन लगभग आपका बनना तय ही है इस पेपर में। सो बिना स्किप करे जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इलाज कर दिया है इस सिचुएशन का, जो आपको बहुत डिफिकल्टीज होती थी इनको याद करने में, उसके लिए एकदम चार्ट की फॉर्म में इसको लेके आया गया है। अब आप जानते हो कि जब आपको चार्ट की फॉर्म में पढ़ाया जाता है तो आप ज़्यादा रिटेन कर पाते हो, और ज़्यादा रिटेन कर पाने के लिए जो मैंने यहाँ पे आपके लिए जिस तरीके से टेक्स्ट को डाला है वो इस तरीके से डाला है कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली टेक्स्ट है। यानी जब आप उसको रीड करते हो तो आपको बहुत बड़ी बड़ी लाइनें याद नहीं रखनी पड़ती, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस याद नहीं रखने पड़ते, कमीशंस भी आपको इजीली याद हो जाती हैं। और ये जो पीडीएफ है ये भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो पेपर में जाने से पहले आप ये पीडीएफ जस्ट रीड करके चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा और आप आराम से एक क्वेश्चन स्कोर कर लेंगे यहाँ से। तो आज हम प्री इंडिपेंडेंस जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फटाक से इसको निपटा देते हैं। तो फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस की आपकी कमीशन देखते हैं। आइए बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी कमीशन है कौन सी? चार्टर एक्ट। कौन सा है? चार्टर एक्ट। ध्यान से देखते हुए चलना। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ जिससे आपको आइडिया रहे, अच्छे से समझ आए। तो देखिए पहला एक्ट कौन सा आया था जैसे ही हमारी प्री इंडिपेंडेंस कमीशन स्टार्ट होती है। सो फर्स्ट एक्ट जो कि एस्टेब्लिश हुआ था विच इज चार्टर एक्ट। अब चार्टर एक्ट क्यों आया था? चार्टर एक्ट आया था फॉर स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। किसके लिए आया था? वर्ड याद रखिएगा, बिल्कुल एक एक क्रिस्प वर्ड लिखे गए हैं, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा बातें नहीं लिखी मैंने कमीशन के बारे में, 3-4 लाइन हर कमीशन के बारे में, लेकिन जो लिखी है वो पेपर के हिसाब से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चार्टर एक्ट किसके लिए आया था? फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज के लिए, कि आपको साइंटिफिक नॉलेज पता पड़ सके ताकि लोगों में साइंटिफिक नॉलेज का प्रसार हो और लोग इसके बारे में और जान सके। सबसे पहली बात, चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए फंड अनाउंस किया गया था कि एजुकेशन पे खर्च करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो भारत पे जो राज चल रहा था अंग्रेजों का उस समय में, इस एक्ट को लाने का मकसद ये था कि एजुकेशन का बढ़ावा भी अब इंडिया में हो और हायर एजुकेशन की तरफ ये कुछ कदम उठाए गए थे। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था कि 1 लाख रुपए आपका फंड दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। क्रिश्चियन मिशनरीज को क्या कहा गया था कि वो स्प्रेड करेंगे साइंटिफिक नॉलेज। जो कि क्रिश्चियन मिशनरीज थे जो कि घूम घूम के शिक्षा को पहुंचाया करते थे, जो आए थे उनको क्या कहा गया था कि वो साइंटिफिक नॉलेज पूरे देश में फैलाने की कोशिश करेंगे। फिर आपके राजा राम मोहन रॉय RRM रॉय ने 1817 में, ध्यान से देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, 1817 में क्या बनाया? आपका हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? कलकत्ता में। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? कलकत्ता में। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज। यही हिंदू कॉलेज 1855 में, ध्यान से देखिएगा, ये देखो 1817 से 1855 में जब आया तो यही कॉलेज आपका क्या बन गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज। क्या बन गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज। फिर 1855 से लेके 2010 में जब हम आए तो यही प्रेसिडेंसी कॉलेज को क्या डिक्लेयर कर दिया गया? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। क्या डिक्लेयर कर दिया गया? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। तो आई होप चार्टर एक्ट क्लियर हुआ हो, बिल्कुल 4 लाइनों में क्लियर हो गया। स्प्रेड के लिए आया था साइंटिफिक नॉलेज, 1 लाख रुपए का फंड सेटअप किया गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज को कहा गया था कि साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड करेंगे। राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में, जिसको 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना दिया गया और 2010 में वही प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बनी। इसी तरीके से हम लोग आगे के भी करते हुए चलते हैं। सो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्री इंडिपेंडेंस कमीशन थी विच इज एल्फिंस्टोन रिपोर्ट। एल्फिंस्टोन रिपोर्ट आपकी कब आई थी? 1823 में। देखो पहले कौन सा पढ़ा था मैंने? 1813, उसमें 10 साल प्लस कर दिए, 1823 में एल्फिंस्टोन रिपोर्ट आई। एल्फिंस्टोन रिपोर्ट ने क्या कहा था कि हमको अपॉइंट करना है डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिकमेंड किया गया था अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर और साथ ही साथ स्कूल सुपरवाइजर एंड ट्रेनिंग टू टीचर्स। क्या कहा गया था? रिकमेंड किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करो, स्कूल सुपरवाइजर्स को करो और टीचर्स को ट्रेनिंग दो। दोबारा से सुनना, डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करो, स्कूल सुपरवाइजर्स को करो अपॉइंट और ट्रेनिंग दो किनको?
टीचर्स को। ये इसका फर्स्ट आपका कंडीशन आया था एल्फिंस्टन रिपोर्ट में। फिर 1835 में एल्फिंस्टन कॉलेज जो बॉम्बे में है एंड कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वर फंडेड, गलत लिखा है ये, यस फाउंडेड होगा, ये क्या हो जाएगा आपका फाउंडेड, दे वर फाउंडेड। कब फाउंड हुए थे? 1835 में एल्फिंस्टन कॉलेज जो कि आपका बॉम्बे में है और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ये आपके फाउंड हुए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपनी रिपोर्ट की तरफ जिसका नाम है मकॉले मिनट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी पेपर में क्वेश्चन बन चुका है। जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ना, जैसा मैंने कहा एकदम क्रिस्प और कंटेंट पॉइंट लिखे गए हैं, बस इतना सा ही आपको याद करना है और इसमें से मेरी गारंटी आपका क्वेश्चन बन जाएगा अगर इन कमीशंस में से क्वेश्चन आता है तो। देखिए मकॉले मिनट क्या आया था 1835 में, इसने क्या कहा गया था, सजेस्टेड किया था, इसने सजेस्ट किया था डिफ्यूजन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। क्या करो, इंग्लिश एजुकेशन का डिफ्यूजन करो, यानी कि लोगों तक पहुंचाओ, बाकी लोगों तक भी एजुकेशन पहुंचाओ और ऐसा बिल्ड करो सिस्टम जो कि सेक्युलर और साइंटिफिक हो। कैसा सिस्टम बिल्ड करो जो कि सेक्युलर और साइंटिफिक सिस्टम हो। एक सेकेंड रुकना, चलिए कुछ गड़बड़ हो गई थी, आ जाइए। तो क्या कहा था कि ऐसा सिस्टम बनाओ जो कि सेक्युलर और साइंटिफिक सिस्टम हो। साथ ही साथ क्या किया गया था कि फ्री ऑफ ओल्ड एज प्रेजुडिस एंड पार विद वेस्टर्न वर्ल्ड हो। इन्होंने क्या कहा, बेसिकली इनका पर्पस क्या था कि जो इंग्लिश एजुकेशन है ना वो सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अब उस जरिए को पहुंचाने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो कि सेक्युलर हो, साइंटिफिक हो, साथ ही साथ पुरानी प्रथाओं से हटके हो, मतलब कुछ मॉडर्न तरीके का हो और वेस्टर्न वर्ल्ड के पार में हो, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के आप पैरेलल में उसको खड़ा कर सके। ठीक है, और इन्होंने इसी के साथ एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी। इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब क्या था कि आप जो एजुकेशन अगर टॉप लोगों में बांट दोगे, कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऊपर के जो लोग हैं, जो टियर 1 के लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक रिच क्लास होती है, रिच क्लास के बाद एक मिडिल क्लास आती है, मिडिल क्लास के बाद एक लोअर क्लास आती है। तो उन्होंने कहा कि रिच क्लास में अगर हम एजुकेशन बांट दें तो धीरे धीरे इट विल ट्रिकल डाउन टू मासेस, यानी अगर हम इनको पहुंचा देंगे तो धीरे धीरे ये एजुकेशन नीचे वाले टियर में भी टियर 1 वाले लोग फैला देंगे। तो इनका मकसद ये था कि इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी पे काम करो और जो एजुकेशन है वो इस तरीके से पहुंचाओ कि एक बार अगर हम ऊपर वाले लोगों को एजुकेशन दे देते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी नीचे वाले लोगों तक भी पहुंच जाए, यानी लोअर लेवल के टियर 3 वाले लोगों तक भी पहुंच जाए। ठीक है, तो ये इनका क्या था, पर्पस इस चीज में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनको फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहा गया है, ये मकॉले मिनट को फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहा गया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा वुड्स डिस्पैच। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो बात इतनी है ना, मैंने जितने पॉइंट्स लिखे हैं ना वो तो क्रिस्प हैं, तो अगर मैं बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे गए हैं, जितने काम किए सिर्फ उतने ही पढ़ते हुए चल रहे हैं। वुड्स डिस्पैच आया इसके बाद आपका 1854 में, और ये क्या है, फर्स्ट हायर एजुकेशन पॉलिसी मेजर। क्वेश्चन आ चुका है इस पे, ये कितने मॉक दे दो आप, जितने मर्जी मॉक दे दो आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और आप पहचान नहीं पाते इतनी सारी कमीशन में से कौन सा है, इसलिए स्पेसिफिकली लिखा है यहाँ पे मैंने। फर्स्ट हायर एजुकेशन पॉलिसी मेजर हमारा कौन सा है, वुड्स डिस्पैच, याद रखिएगा वुड्स डिस्पैच। और इसी को हमने क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आपका मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, यानी मैग्ना कार्टा मीन्स जो कि सुप्रीम बॉडी होती है, एक तरीके से सुप्रीम लेवल की। जब आप जैसे हम एक डायमंड को बोलते हैं डायमंड होता है, तो एक तरीके से इंग्लिश एजुकेशन का इसको डायमंड कहा जाता है, सुप्रीम लेवल वुड्स डिस्पैच को। इसी समय में आपका एफिलिएशन ऑफ कॉलेज को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी स्टार पॉइंट है, पेपर में आ चुका है कि एफिलिएशन ऑफ कॉलेज कब इंट्रोड्यूस हुआ था, वुड्स डिस्पैच में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि आपका 1854 में आई थी। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, इन तीनों यूनिवर्सिटीज को मिला दिया गया था आपका 1857 में। कब मिला दिया गया, 1857 में मिला दिया गया था और एक कलेक्टिव यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। सो कौन सी तीन मिलाई गई थी, ऐसे याद रख सकते हो, BMC। बी से आपका हो जाएगा बॉम्बे, M से आपका हो जाएगा मद्रास और C से आपका हो जाएगा कलकत्ता। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसीलिए स्पेसिफिकली मैंने अलग से इसको बना करके लिखा है। इतना ही बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो हर एक की बस ज्यादा नहीं याद करा रहा आपको, 3-3, 4-4 लाइन हम लोग डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। और जब आपको इसके बाद ये PDF भी मिल जाए तो एक बार आप खुद से भी रीडिंग मार लीजिएगा, नहीं तो यही सबसे बेस्ट मेरा सजेशन है कि आप इसी वीडियो को 3-4 बार सुन लीजिएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और पेपर में जाने से पहले भी एक बार सुन के चले जाना। चलिए नेक्स्ट कमीशन पे आते हैं, जो कि हमारी हंटर कमीशन।
इस पे आ गए हम लोग हंटर कमीशन पे, ध्यान से देखिएगा। अब हंटर कमीशन ने क्या कहा था कि एम्फेसाइज किया था सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी टू मैनेज एफिलिएटेड कॉलेज। क्या कहा था कि जो सेग्रीगेट क्या करना है, यानी हमको अलग करना है कि इसको प्राइमरी को अलग करो, हायर को अलग करो, और यूनिवर्सिटी को मैनेज करने, एफिलिएटेड कॉलेजेस को मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे हम यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस को साथ में चला सकते हैं। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेग्रीगेशन ऑफ प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन किसने किया था, तो जो उसका आंसर होगा वो होगा हंटर कमीशन। चलो, इसको इंडिया की फर्स्ट एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा जाए विच वाज द इंडिया फर्स्ट एजुकेशन कमीशन, तो आप आंसर देंगे लॉर्ड हंटर कमीशन। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बोला था मैंने, एक और बात करी थी, फर्स्ट हायर एजुकेशन पॉलिसी मेजर। हायर एजुकेशन का फर्स्ट पॉलिसी मेजर क्या है, वुड्स डिस्पैच। बट फर्स्ट कमीशन कौन सी हायर एजुकेशन के लिए, वो है आपकी हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने, इसको याद करने का तरीका है, हंटर मार के अलग कर दिया, दो चीजों को सेग्रीगेट कर दिया था, प्राइमरी और हायर एजुकेशन को। इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन कमीशन है, और इस समय में आपके लॉर्ड रिपन हुआ करते थे, जो लॉर्ड होते थे हमारे, जो कमीशन मतलब एक तरीके से उस समय के रहा करते थे। और लॉर्ड रिपन, और ये चेयर किसके द्वारा की गई थी, विलियम हंटर। ये जो आपकी कमीशन है, इसको चेयर यानी इसके चेयरपर्सन कौन थे, आपके विलियम हंटर, जो कि इन्हीं के नाम पे हंटर कमीशन आपकी पड़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसके बाद आती है यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902। देखो, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में आई थी आपकी, और लॉर्ड कर्जन वाज द फर्स्ट पर्सन टू अपॉइंट ए कमीशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे फर्स्ट कमीशन ये अपॉइंट हुई थी, जो कि अपॉइंट की गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। आप नाम याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट नेम है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन अपॉइंट की गई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा कि जो है आपका, एक सेकेंड रुकिएगा, चलिए इसके बाद हम ध्यान दे रहे हैं कि जो आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है, कब आया था, 1904 में। क्या आया, तो मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 1904 में आया था। देखो, कई जगहों पे इसको अलग से भी कमीशन बना के लिखा, मतलब एज अलग भी दिखाया जाता है, बट मैंने यूनिवर्सिटी कमीशन में ही इसको इंक्लूड किया है। रीजन बीइंग कि जो यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 है, वो इसी की देन है। यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902 की ही रिकमेंडेशन पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो ये आपका बना था 1904, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आपका इसी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1902। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पे, जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब आई थी, ध्यान से देखिएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन आई थी आपकी 1905 में, 1905 में बनी थी। और कब बनी थी, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के जब पार्टीशन हुआ था बंगाल का, तो ये सेटअप की गई थी। और इनके किसके द्वारा सेटअप की गई थी, स्वदेशी नेशनलिस्ट लीडर। डेवलप इन्होंने क्या की थी, इस समय जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। NIRF की रैंकिंग में ये जनरली आपकी टॉप 20 में आपको देखने को मिल जाएगी, टॉप 20-30 के बीच में, क्योंकि बहुत ही काफी अमेजिंग यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी, जो कि इसी समय एस्टेब्लिश हुई थी। फिर आपका आता है शांति निकेतन। शांति निकेतन किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और ये इसी का आपका पार्ट बनता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन में आपका आता है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉलिसी की तरफ, जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी 1913। कौन सी पॉलिसी आई थी, रेजोल्यूशन दिया गया था आपका एजुकेशन पॉलिसी का 1913। इसमें क्या कहा गया था कि यूनिवर्सिटी शुड बी एस्टेब्लिश्ड इन ईच प्रोविंस, यानी हर प्रांत में एक यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। क्या बोला था, हर प्रांत में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। टीचिंग एक्टिविटी ऑफ यूनिवर्सिटी शुड बी एनकरेज, टीचिंग एक्टिविटी आपको एनकरेज करनी है यूनिवर्सिटी में। और कॉलेजेस को कहाँ कहाँ लोकेट कराना है, ध्यान से देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मोफ्यूसल क्या होते हैं, छोटे छोटे जो कस्बे होते हैं ना, वहाँ पे, फिर जो टाउन्स हो गए, शहर हो गए, इन सब में डेवलप करना है हमको इनटू टीचिंग यूनिवर्सिटीज इन ड्यू कोर्स, यानी टीचिंग की यूनिवर्सिटीज भी डेवलप करनी है, जहाँ पे टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिल सके। क्या मिल सके, टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिल सके। चलिए फिर इसके बाद आपका पॉइंट आता है सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टार पॉइंट लगा लीजिए, पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। मैं एक बार स्टार अलग से दूसरे कलर से लगा देता हूँ।
तो इस पे भी हम लोग स्टार पॉइंट लगा लेते हैं। सैडलर कमीशन बेहद ही इंपॉर्टेंट कमीशन है। इसको क्या कहा जाता है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। क्या कहा जाता है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ये इसका एक और नाम है। अगेन स्टार पॉइंट, सैडलर कमीशन को क्या कहा जाता है? कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। और ये प्रिकर्सर है 10+2+3 सिस्टम का, यानी 10+2+3 सिस्टम जो आया है उसके पहले यही चला करता था। सैडलर कमीशन का प्रिकर्सर है 10+2+3+ सिस्टम का ये, क्योंकि यही पहले फॉलो हुआ था और फिर इसके बाद 10+2+3 आपका एस्टेब्लिश किया गया था। इस समय में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है केब, जिसको कहा जाता है केब। इसको कहा जाता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि आपकी एस्टेब्लिश की गई थी इस समय में। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसको कब की स्टार्ट किया गया था? ध्यान से देखिएगा, 1920 में स्टार्ट किया गया था और 1923 में इसको बंद कर दिया था ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। क्या बोल रहा हूँ? केब आपकी एस्टेब्लिश हुई थी, पहले ध्यान से देखिएगा, 1920 में एस्टेब्लिश हुई और 1923 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे। क्या हो गए थे? कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए थे। फिर आपकी आई थी रिपोर्ट ऑफ सिलेक्ट कमेटी ऑन फैक्ट्रीज चिल्ड्रन लेबर, ये भी इसका नाम है। ये एक बार आप ये वाला कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने किसी मॉक में अटेम्प्ट किया था तो मुझे पता है कि ये रिपोर्ट ऑफ सिलेक्ट कमेटी ऑन फैक्ट्रीज चिल्ड्रन लेबर पूछा गया था और वहां पे उसका आंसर था सैडलर कमीशन। इसीलिए क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसीलिए मैंने ये आपका अलग से डाल दिया है। चलिए, सॉरी कुछ गड़बड़ हुई होगी, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपका आया था सेपरेट इंटरमीडिएट एंड डिग्री कॉलेज बनाया गया था। क्या बनाया गया था? इन्होंने क्या कहा था कि हमें इंटरमीडिएट और डिग्री कॉलेज को सेपरेट करना है, अलग अलग बनाना है। चलिए, इसके बाद आपका आया था, एक सेकेंड रुकेगा, हम स्टार्ट करेंगे, एक सेकेंड दीजिएगा। चलिए वापस आ गए, आगे करते हैं। तो इसके बाद हमको स्टार्ट करना है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अच्छा, इसके बाद एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एजुकेशन को क्या बना दिया गया था? प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया था। प्रोविंशियल सब्जेक्ट मीन्स कि जो आप स्टेट की जो स्टेट है या जो प्रांत है वो लोग खुद ही एजुकेशन के ऊपर डिसीजन ले पाए, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है रोल उसमें मिनिमाइज हो जाए, यानी हम उसके रोल को कम से कम कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रोल है, ताकि वो स्टेट के हाथों में भी आ जाए, यानी प्रोविंस के हाथों में आ जाए, उसका सब्जेक्ट बना दिया गया था, ताकि डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी गवर्नमेंट से हट जाए। इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल हटा दिया। ठीक है, चलिए। इसके बाद अब आया था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। ये आपका पेपर का क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा गया है न जाने, लगभग आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको बहुत देखने को मिलेगा। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, इसको क्या कहा जाता है? इसका अब नया नाम है, ये AIU से नाम से भी जाना जाता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1925 में। 1925 से पहले इसको क्या कहा जाता था? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, और उसके बाद इसका नाम चेंज करके AIU कर दिया गया 1925 में। और इसका वर्क क्या है कि यूनिवर्सिटीज आपके साथ आपस में मिलके उनकी एक्टिविटीज को प्रमोट करता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करता है और उनकी एक्टिविटीज को प्रमोट करने की कोशिश करता है। चलिए, इसके बाद आती है हमारी हरतोग कमेटी। हरतोग कमेटी ये भी बेहद इंपॉर्टेंट कमेटी है, जो कि आपकी आई थी 1929 में। कब आई थी? 1929 में। इसका फोकस क्या था? ऑन इम्प्रूविंग इक्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, यानी इसका फोकस क्या था कि जो स्टैंडर्ड्स और इक्वालिटी है यूनिवर्सिटी लेवल पे, कौन से लेवल पे? छोटे लेवल की बात नहीं कर रहे हम, यूनिवर्सिटी लेवल के स्टैंडर्ड्स एंड इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए ये आपकी कमीशन आई थी। और अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगेन सेटिंग अप ऑफ केब हुआ, जो कि एस्टेब्लिश हुआ 1935 में, और ये तब से एग्जिस्टेंस में रहा है, 1935 टू 1994 रहा, और फिर 2004 में री एस्टेब्लिश किया गया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखो, हमने यहाँ पे समझा था ये केब आया 1920 में, ठीक है। 1923 में फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, मैं शुरू से इसकी कहानी बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड यहाँ लिख लेते हैं। चलो, केब पहले आया 1920 में, 1920 में आया, ठीक है। फिर 1923 में इसको एबॉलिश कर दिया गया ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है। फिर ये दोबारा आया आपका 1935 में। 1935 में जब ये वापस आया, उसके बाद ये चला आपका 1994 तक, ठीक है। 1994 तक तो चला, उसके बाद क्या हुआ, देखो ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बहुत जो काम है वो धीरे धीरे चलता रहा, मतलब लोग भूल गए थे कि इस तरीके की भी कोई बॉडी होती है। और फिर इसको आपका, एक बार मैं ऊपर कर देता हूँ, फिर इसको आपका 2004 में री एस्टेब्लिश किया गया। क्या किया गया? री एस्टेब्लिश, मतलब इसका क्या बोलते हैं, जो भी पुनर्गठन किया गया, जिससे कि क्या हो सके, इसको आप दोबारा से एक तरीके से सेंटर में लेके आ सको, इसका भी रोल दिखा सको कि हाँ इसका हमारा मेजर रोल है। तो ये इसकी पूरी कहानी है केब की। तो चलिए, केब को मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है।
ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट पे, विच इज एबॉट वुड रिपोर्ट। क्या कहा जाता है? एबॉट वुड रिपोर्ट, जो कि आपकी आई थी 1937 में। कब आई थी? 1937 में। इसने क्या प्रपोज किया था कि इंग्लिश शुड बी दी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल। यानी यहाँ पे क्या प्रमोट किया गया था कि जो यूनिवर्सिटी में आपको एजुकेशन मिले वो कैसी मिले? इंग्लिश मीडियम में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। क्या होना चाहिए? प्रपोज्ड मीडियम ऑफ एजुकेशन इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। और साथ ही साथ रिकमेंड किया कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, पॉलिटेक्निक के कोर्सेज होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि टेंथ क्लास के पास आपके पास जनरली दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप 11th-12th कर लें और उसके बाद अपना कॉलेज की तरफ बढ़े, और एक दूसरा तरीका होता है कि आप पॉलिटेक्निक कोर्स में चले जाएं, जिसमें कि आपको बेसिकली क्या सिखाई जाती है? स्किल्स सिखाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक वर्क्स जो होते हैं या मोटर वर्क्स होते हैं, इस तरीके की आपको कोई स्किल्स सिखाई जाती है। ठीक है, चलिए ये कवर हो गया। और साथ ही साथ वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस भी सेट किए गए। वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस को सेट करने की बात की गई थी। इसके बाद आते हैं हम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन आपकी कब आई थी? 1937 में। कब आई थी? 1937 में। और इसको क्या कहा जाता है? इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। इनको क्या कहा जाता है? नई तालीम कहा जाता है, बेसिक एजुकेशन, बुनियादी तालीम भी कहा जाता है, और बेसिक शिक्षा भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि पेपर से आपके काफी रेलिवेंट है और इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कि बुनियादी तालीम या नई तालीम किस वाली आपकी कमीशन से रिलेटेड है। तो आप आंसर क्या देंगे? वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। चलिए, इस स्कीम को आउटकम ऑफ फिलोसफी ऑफ गांधी जी भी कहा जाता है कि ये उनकी भी, गांधी जी की, जो कोई पूछा जाए आपसे कि गांधी जी से रिलेटेड कौन सी हायर एजुकेशन कमीशन है, तो आप आंसर देंगे वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन। चलिए इसके बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन मुलेट, इनके मार्गदर्शन में ये स्कीम बनी थी, जो कि लेटर ऑन आपके जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से दिल्ली में एक कॉलेज भी है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से आपकी वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन को बनाया गया था। इन डॉक्टर जाकिर हुसैन जी का काफी अच्छा रोल था आपका इसमें एजुकेशन में। इसके बाद आपका आया फ्री कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर एज ग्रुप 7 to 14 ईयर्स। ये भी लेके आया गया कि यहाँ पे फ्री और कंपल्सरी यूनिवर्सल एजुकेशन देना है। कौन सी एज ग्रुप को? 7 to 14 ईयर्स। क्या कहा गया? 7 to 14 ईयर्स आपको देना है। तो ये आपके वर्धा स्कीम के कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा। इसके बाद हमारी आई लास्ट है ये हमारी प्री इंडिपेंडेंस की, और इसके बाद सेशन वाइंड अप करेंगे। प्री इंडिपेंडेंस की आपकी लास्ट रिपोर्ट थी सार्जेंट रिपोर्ट। क्या थी? सार्जेंट रिपोर्ट। और सार्जेंट रिपोर्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोस्ट वॉर एजुकेशन डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 इसी समय आपका 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 में इंग्लैंड ने पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे इंडिया से भी काफी सोल्जर्स गए थे वो वॉर लड़ने, और जो इंग्लैंड के उसके लिए गए थे मतलब एज ए, क्योंकि ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था इंडिया उस समय में, तो उनके तरफ से इंडियन सोल्जर्स ने भी वॉर लड़ी थी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वॉर के खत्म होने के बाद वाली डेवलपमेंट जो हुई थी, पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। रिकमेंड किया था इन्होंने सेटिंग अप ऑफ यूजीसी। बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर के लिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इन्होंने क्या रिकमेंड किया था? यूजीसी। ये आपका इंग्लिश कमीशन, जो इंग्लिश वहां पे होती थी आपकी अंग्रेजों की जो कमीशन होती थी, उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी कहा जाता था। बट हमने ग्रांट कमेटी से आइडिया लेके हमने यूजीसी कमेटी नहीं बने, हमने कमीशन बनाई थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, उन्होंने कमेटी कहा था, मतलब रिपोर्ट ने कमेटी सजेस्ट किया था, बट बनी क्या थी? कमीशन बनी थी। रिपोर्ट ऑन पोस्ट वॉर नेशनल डेवलपमेंट, ये हमने पढ़ लिया। पोस्ट वॉर नेशनल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है। एक सेकंड, चलो पोस्ट वॉर कहा जाता है। साथ ही साथ इसमें एक बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया था कि यूनिवर्सल लिटरेसी इन इंडिया होनी चाहिए विद इन 40 ईयर्स ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन बाय 1984। यानी कि यूनिवर्सल लिटरेसी इंडिया में आ जानी चाहिए विद इन 40 ईयर। अच्छा एक बार बताओ कब आई थी? 1944 में। 1944 से 40 ऐड करें तो क्या मेरा 1984 हो जाएगा? यस, यही तो लिखा है, 1984 तक हमको यूनिवर्सल लिटरेसी अचीव करनी है। साथ ही साथ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए फॉर ऑल इंडिया के जो चिल्ड्रन है 6 to 11 एज ग्रुप। एक बार ये पॉइंट कंफर्म कर लीजिएगा, 6 to 11 ही है आई थिंक, बट एक बार फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। ये वाला पॉइंट में स्टार लगा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको नहीं तो टेलीग्राम में भी एक बार कंफर्म कर दूंगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए फॉर ऑल इंडियन चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 11 एज ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका सार्जेंट रिपोर्ट का पॉइंट रहा। अब दो पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, ऑल्दो ये पोस्ट वॉर में भी हम समझेंगे, बट ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूजीसी का नाम आया था। यूजीसी 1953 में एस्टेब्लिश हुई थी। क्या बोल रहा हूँ? यूजीसी 1953 में एस्टेब्लिश हुई थी, और उसको स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी उसका जब लॉ बना था यूजीसी एक्ट, वो कब का है? 1956। तो स्टैट्यूटरी बॉडी कोई चीज कब बनती है? जब उसका लॉ बन जाता है। तो लॉ इसका बना था 1956 में।
तो चलिए, आई होप आपको मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एंड कमेंट भी करके जाइएगा। एंड साथ ही साथ जो है इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।